चलिए हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म। आप तो जानते ही हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी स्पीशीज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल हो। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत होती है कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म कितने टाइप की, तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्पीकर वाला स्टीरियो नहीं है। स्टीरियो का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ऐसी स्पीशीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बस डिफरेंट है या वेरिएबल है किसमें, जो भी उनके साथ साइड चेन्स लगे हैं उनकी ओरिएंटेशन के। जैसे समझो, अच्छा मेरा तो मेरी बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। अभी मेरे हाथ में वॉच रहती थी, पता नहीं कहाँ है। जैसे समझो मैंने इस हाथ में वॉच लगा रखी है, ठीक है, और कुछ देर के बाद मेरी ये वॉच राइट हैंड साइड हो जाए, तो मेरा स्ट्रक्चरल भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बस वॉच की पोजीशन बदल गई। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप देखें इसको, मान लीजिए कि प्लस एक्स एक्सिस, तो ये हो गई प्लस वाई माइनस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में भी ये प्लस एक्स में है, ये माइनस एक्स में, ये वॉच जो कि मेरे हाथ में नहीं है। आप समझ सकते हैं, राइट? हाँ, तुम्हारे हाथ में है, हाँ ठीक है। अब ये इसी की बात आती है ओरिएंटेशन की। अब आप लोग जल्दी से पढ़िए, इस लड़की को समझाएंगे नहीं। आगे चलते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर, हाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बिल्कुल पीछे मत देखिए, ठीक है? यस। हाँ, पीछे देखने वाला पीछे रह जाता है। अब इसमें आती है कौन कौन से टाइप। सबसे पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? उसका सबसे पहला टाइप है। मैं सिर्फ आपको इस पेज में ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगा क्योंकि जगह ही नहीं है, ये तो खाली आपको समझा दिया है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, अब यहां पर लिखिए, इट अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज, it arises due to interchange of ligands, due to interchange of ligands and ions give different ions in aqueous solution। अब मेरी इस बात को समझिएगा, अब मेरी एक बात समझिएगा कि आपको कुछ भी आईपीसी में दे दिया गया, इसमें क्या नाम है, ऐसे ही आपको जो है लिख दिया कि कोबाल्ट दिस, आपने एक Cl2 बाहर है, एक SO4, अभी दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम भी बचेगा। नोट हो गया? यस सर। जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी नोट करिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इज CO माफ कीजिएगा, थैंक यू, NH3 का होल 5 SO4 Br, और दूसरा है एंड द सेकेंड इज CONH3 का होल 5 BrSO4। अब आपने इसको पानी में डाला, ये यहाँ से टूट जाएगा, आपने इसको पानी में डाला, ये यहाँ से टूट जाएगा। अच्छा, पानी के अंदर क्या ब्रोमीन है क्या? नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट वाली चीज एक साथ रहेगी, ब्रोमीन अलग हो गया क्या? नहीं, लेकिन सल्फेट आयन आपको अलग निकलता हुआ दिखेगा, 2 माइनस और +2। जब भी आप इसको पानी में डालेंगे, देखिए इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, ये टूटा, CONH3 का होल 5 Br+2 और +SO4 2 माइनस। आपने इसका रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड से, आपको यहाँ पे मिल गया बेरियम सल्फेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। क्या नाम है? शिवांश, तुम्हारी जो बुक है नूतन है ना, आप उसको लेके आया करिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ फिर आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए उससे। 100% क्वेश्चन सही होगा, 1-2% 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको खुद लगेगा कि आपने सिले मिस्टेक की, ये इग्नोर कर दिया। अगर आपने लगाया होगा तो आप विश्वास से कह रहे होंगे कि लग रहे हैं सब। क्या उसके अलावा APSC में कोई और अलग से एग्जाम, इवन मैं आपको बता रहा हूँ, एक अलग से लीगेंड तक याद करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो लीगेंड ही इतने हैं कि जितने मेन से एडवांस तक आ रहा है, उसके अलावा कोई लीगेंड तक नहीं आ रहा है, बहुत कंप्लीट है, आप उसको जरूर सॉल्व करें। जब आपने इन एक्वस सॉल्यूशन, जब आप इसको देखेंगे तो CONH3 का होल 5 SO4। और एक बात याद रखिए कि वो बुक्स भी लगाना अपने आप में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। अब ये मत सोचे कि ये काम नहीं है, ये भी एक काम ही है। और भले देखिए होता ना, लेवल होता है इजी, मॉडरेट, हार्ड, तो ठीक है, हम कुछ इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या बुरा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डाला, इसको डाला, इसमें क्या, सिल्वर नाइट्रेट, क्या आपको मिला AgBr का प्रेसिपिटेट, कौन से कलर का? येलो कलर। मेरे पास तो ऑप्शन है, राइट? तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, सेम स्पेसीज है। अगर आप देखें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वेरिएबल है। वो भी आप कैसे, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ये जब आयोनाइजेशन कंडीशन में आए तो ये दोनों स्पेसीज डिफरेंट है कि सेम है? ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। देखो वहां ब्रोमीन है, यहाँ सल्फेट है, बाहर वाला ब्रोमाइड है और यहाँ पर सल्फेट है ना। तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं, आयोनाइजेशन के बाद ये बिल्कुल सेम नहीं। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बाकी सब कुछ वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल हो गया। इस तरीके के आइसोमेरिज्म को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या किसी और तरीके का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है? नहीं। अगर आप अमोनिया को बाहर निकालेंगे तो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या आयोनाइज होगा? क्या है, पानी के अंदर डालेंगे तो अमोनिया तो वैसे ही न्यूट्रल है। आप मान लीजिए ब्रोमाइड आयन अंदर डाल दीजिए, सल्फेट अंदर डाल दीजिए और अमोनिया बाहर कर लीजिए। आपको लग रहा होगा कि सावंत चलो मैं भी ऐसे करूंगी, तुमने ऐसे किया तो मैं भी ये कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, हमें बता दिया है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? आप लोग लग रहा गाना वाना पिक्चर से देखते नहीं है। पढ़ने के सिवा टाइम नहीं इतना। ठीक है, ये पता नहीं क्या पढ़ रहा है।
इसको पानी में डाल दो, क्या होगा? आयोनाइज होगा क्या? नहीं। अरे ये न्यूट्रल है यार, न्यूट्रल है। और ये तो न्यूट्रल ही रहेगा, आयन तो बनेगा ही नहीं। जब आयन नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा क्या? करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है इज हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। अब देखो ये एक स्पेशल तरीके का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, बस इसमें हेर फेर पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। ठीक है, तो यहाँ इसलिए इसका नाम है हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। लिखिए हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा अपने आप को कमजोर समझता है, जिसको लगता है कि उससे नहीं हो रहा है, वो भी केमिस्ट्री में अगर नीट का बच्चा है तो 40 क्वेश्चन सही कर सकता है, और अगर जेई का क्वेश्चन एस्पिरेंट है तो 20 तो सही है नीट में, जेई में। पूछे कैसे? नीट जेई में केवल, अच्छा जेई वाले के लिए फिजिकल टफ नहीं होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, और बायो वाले के लिए ऑर्गेनिक टफ नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ बता देता हूँ, गिने चुने 3-4 चैप्टर हैं, वही आप थोड़ा सा फंसोगे, वरना कहीं फंसोगे ही नहीं। इलेक्ट्रो में फंसोगे, सोल्यूशन में फंसोगे, और इक्विलिब्रियम में फंसोगे, और यहाँ पर काइनेटिक्स में फंसोगे, बस 11-12 मिला करके यही थोड़ा बहुत लॉग का इस्तेमाल होता है, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं। है कोई और चैप्टर दिमाग में? अरे फंस पाओगे मतलब, ये तो आप 100% कर लोगे, मतलब आप तो पूरा कर लोगे। आपके लिए केमिस्ट्री हलवा। यस बेटा, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा जब, तो आपको समझ में आएगा। लिखिए स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन isomerism. It is a special type of ionization isomerism. Arises due to interchange of water molecule as ligand. एग्जाम्पल देखिएगा, CrCl3.6H2O। अब देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान मत भटकाइए। अभी देखिए ये कुछ 4 पॉसिबिलिटी हैं इनके अरेंजमेंट की। अब 3 के तीनों क्लोरीन बाहर, 6 के 6, सॉरी बेटा, ठीक है, 3 पानी के मॉलिक्यूल और 1 क्लोरीन अंदर, तो 6 है ना पानी, तो 3 पानी का मॉलिक्यूल बाहर, 2 क्लोरीन बाहर। क्लोरीन है 4 पानी के मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है 2 पानी और 1 क्लोरीन, तो दिस
थोड़ा अपने सर पे आप लोग तरस खाएं और कोशिश करें कि मतलब ऐसा परफ्यूम ना लगाएं जिससे हम पूरी क्लास में छींकते रहें। हाँ, डिओड्रेंट लगाइए, डिओड्रेंट से काम चल जाता है आई थिंक ना। नहा के लाइए। नहीं, नहाना तो नहाने के बाद लगता है बेटा, तुम नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं और बिना नहाए परफ्यूम, राइट? समथिंग, क्या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। एक आता है रोज का करके कुछ आता है, परफ्यूम आता है, परफ्यूम है और वो उसमें अल्कोहल नहीं होता है एक्चुअली, और वो वाला लगा के आया करिए, ठीक है? गुलाब जैसी बहुत अच्छा है। मैं एक बार एक इंसान ने लगाया था तो मैं उसके बगल में बैठा था, मुझे कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो रोज वाला परफ्यूम था। हाँ, गुलाब की महक, तो वो वाला लगा के आया करो शिवांश। ठीक है, समझ आया? चलिए अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है? बहुत मजेदार बात है, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है? अनाहिता, इकरा, महक, अंशुल, सभी बच्चों को आ रहा है? बहुत बहुत शानदार है, एग्जैक्टली फोर्थ वाला। क्यों? अरे इसमें आयनाइज ही कहाँ हो रहा है? हाँ, यही तो हम लोग हाइड्रोजन करते भी हैं। सेम नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे हम 6 भी लिख देते, नहीं यहाँ 3 है ना, 3 6 सही है वो। ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि आयनाइज ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसी के बारे में छोटी सी बात कर देते हैं। नॉट पॉसिबल। वंदना मैम, अभी तो टाइम नहीं हुआ होगा। क्या हो गया संस्कृति? हम दोनों साथ में बीमार हो गए, हाँ? बिकॉज वाटर ऑफ, सही में तुसी जा रहे हो केमिस्ट्री पढ़ के जाओ बेटा, इज हेल्ड बाय आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, चलिए, तो लास्ट वाले के लिए सबसे अच्छी सी बात लिख लीजिए कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हेल्ड बाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या है आयन डाइपोल इंटरेक्शन? आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? आयन मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लोराइड आयन या Cl जो भी बना, और इसके बाद जो पानी है, ये पानी आयन के आसपास इसकी सरफेस पर आकर के इकट्ठा होता है। इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ जितना कैटायन, जितना साइज छोटा उतना ज्यादा वाटर, तो सोडियम आयन में बहुत ज्यादा होगा। ये देखो, ये यहाँ पर अटैच है इसकी सरफेस पर, लेकिन कोई बॉन्ड नहीं, जस्ट अट्रैक्शन फोर्स है। बात समझ में आ गया? इस तरीके के अट्रैक्शन को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ तब हो सकता है जब कोई ना कोई आयन प्रेजेंट हो। तो इसमें तो कहीं बाहर कोई आयन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये पानी टिकेगा कि नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा। यही लिखा है, नॉट टिकेगा बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ तब हो सकता है जब आयन डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट हो। गेटिंग? हाँ, साइड में लिख लो। आया? चलो, अब बात आती है कि क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, क्या होगा? क्या मैं अब सुंदर सुंदर सा लिख दूं? यस। हाँ, चलो, अब बहुत अच्छी सी बात, सबको येलो नहीं व्हाइट कलर से, ठीक है? अब सबको पानी में डालो इन एक्वस सॉल्यूशन, सबको पानी में डालो, इन तीनों को डालो, इसका तो होना ही नहीं है कुछ। और यहाँ पर जैसे ही पानी में डालोगे तो ये ऐसे टूटेगा, मेरे बच्चों को तो सब आता है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, राइट? तो आयोनाइज तो तुम कर लोगे, राइट? मुझे तो लग रहा है कि बहुत आसानी से कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज 3 क्लोराइड आए, तो इसका ट्रीटमेंट आपने किया सिल्वर नाइट्रेट से। किससे किया? अब यहाँ पर जो रेशियो बना 1:3 बनेगा कि नहीं? ये देखो, 1 दिस आयन और 3 क्लोराइड आयन बनेगा कि नहीं? 1:3 का रेशियो बनेगा कि नहीं? ये देखो, 1 दिस आयन और 2 ये
1:2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पर देखिए एक क्लोराइड आयन है तो 1:1 बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं और आप बहुत तेज हो। आप जान रहे हो कि ये तोड़ोगे तो इसके ऊपर जितना ये क्लोराइड, एक बना दिखा दूं। सत्यम की नजरें ऐसी शक की निगाहों से देख रही है कि सावंत को नहीं आता लग रहा। Cl3, चलो आता है सत्यम, हाँ सत्यम आता है मुझे। +3 Cl माइनस, ये बॉन्ड तोड़ा हूं, दिख रहा है? यहाँ तोड़ा तो 3 Cl पानी के अंदर, ये अपने सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है, ठीक है, सब पानी के अंदर हो रहा है। मुझे तुम्हें समझ में आ गया? तो इसी को मैं लिख रहा हूं 1:3, दिख रहा है? सत्यम के बहाने बहुत सारे लोगों को आ गया। सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर ये बनेगा 3 मोल AgCl। मैं तो ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 3 क्लोराइड आयन है ना। और अगर तुम सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में ले लो, किसमें ले लो? एक्सेस में ले लो, तो वहां तो बहुत सारा सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर। तो 3 ही क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर गया, 3 बना लिया AgCl। तो यहाँ पर कितना है? 2 क्लोराइड है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 2 AgCl। कौन सा कलर? व्हाइट। कोई बात नहीं। The question is from the above hydrate isomer 1, 2, 3 are distinguished by conductivity measurement, number 2 volume of silver nitrate consumed, तीसरा is weight loss of on heating with concentrated sulfuric acid, and the fourth is color extracted by the complex। ओके, चलिए आंसर बताएं, नोट कर लिया? कंडक्टिविटी मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 4 के, सबसे पहले वाले में 4 आयन, 3 क्लोराइड आयन और एक आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर, ठीक है, कैटायन, 4 आयन। इसके नीचे वाले में 3 आयन और उसके नीचे वाले में 2। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ आयन कम हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे। और कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में? अभी जो चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कंडक्टिविटी, सोल्यूशन चैप्टर में, सोल्यूशन में भी पढ़ते थे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अरे भाई पहले में 3 मोल यूज हुआ, 2 मोल और तीसरे में 1 मोल, तो ये भी सही बात है। वेट लॉस ऑन हीटिंग विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा। कलर एक्सट्रैक्ट, भैया सबसे पहले में सबसे ज्यादा व्हाइट, वॉशिंग पाउडर, रिन सुप्रीम वाला सफेदी, उससे कम वाला निरमा वाली सफेदी, फिर घड़ी वाली सफेदी। अरे जितना कम क्लोराइड आयन होगा उतना कम सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जितना कम सिल्वर क्लोराइड बनेगा उतना कम व्हाइटनेस आएगी ना, राइट? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट।
चलिए हेडिंग डालिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। हेडिंग इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए देखिए, arises due to, देखिए arises due to, arises due to ambidentate, arises due to ambidentate ligands। एग्जाम्पल, अब आपको तो पता ही था, Cn माइनस इज ambidentate ligand, SCN माइनस इज ambidentate ligand, NO2 माइनस, OCN माइनस, ठीक है, S2O3 2 माइनस, ये सारे एम्बिडेंटेट लिगेंड हैं। मतलब है तो मोनोडेंटेट ही, लेकिन कभी इनका कोई टर्म, जैसे साइनाइड आयन है तो कभी इनका C टर्मिनल बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कभी N टर्मिनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब कोई भी बॉन्ड बना सकता है, उसी की बेसिस पर उनका नाम रखा गया। ठीक है, चलिए लिखते हैं, आगे बढ़े। एक एग्जांपल लिख लीजिए, चलिए CONH3 का होल 5 NO2Cl2 and CONH3 का होल 5 ONO और Cl2। आगे समझ में, एक में नाइट्रो N है और एक में नाइट्रो O है इधर, ठीक है, एक में नाइट्रो N है और एक में नाइट्रो O है। तो एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोबाल्ट के साथ ONO बना रहा है और एक में कोबाल्ट के साथ कौन बना रहा है, NO2। आ गया, ठीक है। तो इसलिए तो इनके स्ट्रक्चर में बदलाव आया कि नहीं आया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया। तो इस तरीके के आइसोमर को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और मतलब सॉरी लिंकेज आइसोमर, उसी का एक टाइप है लिंकेज। ठीक है, तो कहीं पे भी एम्बिडेंटेट लिगेंड दिख जाए तो तुमको क्या बताना है यहाँ पर, लिंकेज आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो 3 टाइप तो हो गया, चौथा टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर या आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए, arises when cation and anion both are, arises when, किसी को ठंड लग रही है, cation and anion both are complexes and interchange of complexes। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब कह रहे हैं कैटायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और एनायनिक, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ रखे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक। बहुत अच्छा सिखाएंगे। अभी तो तुम खाली आईपीएससी लिखिएगा, अब देखना उस पे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना इस पॉइंट से। कॉम्प्लेक्स है तो कितने तरीके का, कोई भी आईपीएससी स्ट्रक्चर कितने तरीके के आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, यही सिखा रहे हैं। अभी तक जो आप लोगों ने किया है जाकर के देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन का आइसोमर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस and interchange of ligands and metal। ठीक है, लाइव में सारे बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? इकरा समझ आ रहा है बेटा? अंशुल आपको आ रहा है? अनायता, महक, ओके, सबका नाम गिन डालिए। अभी देखिए यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखते हैं Cr। अब यहाँ पे देखिएगा NH3 का होल 6 और ये है COCl का होल 6। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एनायनिक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा सर,
एक दूसरा एग्जांपल इसी का अभी देखो, ये तो एक तुमने कॉम्प्लेक्स देखा है, तो तुमने एक कॉम्प्लेक्स देखा है। अब इसके आइसोमर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइसोमर। तो अब ये देखो, ये Cr और ऐसा हो इसका Cn साइनाइड यहाँ आ जाए, Cn का होल 6 और दूसरा है CONH3 का होल 6। बन गया दो अलग अलग। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया ना। यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड आईपीएसी। देखो आइसोमेरिज्म को परफेक्टली सही साबित करने के लिए क्या आना चाहिए? आईयूपीएसी। किसी भी दो आइसोमर का आईयूपीएसी कभी सेम नहीं होगा, याद रख लीजिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। कभी भी आईयूपीएसी, कभी भी आइसोमेरिज्म ना पहचान पा रहे हो या कहीं फंस रहे हो, तुरंत उसका आईयूपीएसी लिख लो। अगर दोनों का आईयूपीएसी सेम है तो वो आंसर गलत है, अगर आईयूपीएसी वेरिएबल है तो वही वो आइसोमर है आपस में। बात समझ आ गई? जैसे अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो मैं लिखूंगा हेक्साअमीन क्रोमियम, ठीक है। अब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तभी तो ये कैटायन बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगी? -1। तो हेक्साअमीन क्रोमियम 1, उसके बाद लिखूंगा हेक्सासाइनाइडो। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे 6 माइनस चार्ज आ रहा है। कितना माइनस आ रहा है? 6 माइनस आ रहा है, और बाहर -1, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना आएगा? +5। कोबाल्टेट हो जाएगा और 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा होगा मुझे लगता है, कई बार हम लोगों ने इस पे प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोमियम हेक्सासाइनाइडो, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो क्रोमियम 5, और ये हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्टेट 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सिखाएंगे। अब देखते हैं केसेस को। देखो इसी में केस 1 सबसे पहले आती है बात केस 1 की। तो यहाँ पर क्या है? इफ मेटल इज सेम देन ओनली लिगेंड कैन इंटरचेंज। इफ मेटल इज सेम देन ओनली लिगेंड कैन इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल जिंक अमोनिया का होल 4 और यहाँ पर आ गया जिंक Cl4। अब देखिए दोनों जगह पर जिंक सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, क्या बदल गया? लीगेंड बदल गया। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक बार कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में अमीन आ गया, दूसरी बार कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन आ गया, एंड लिख सकते हैं जिंक Cl4, ठीक है, और ZnNH3 का होल 4। बच्चों को लग रहा है ये क्या होगा? कुछ हुआ नहीं है, ये कैटायनिक हो गया, ये एनायनिक हो गया। पहले ये कैटायनिक था, अब ये एनायोनिक है। पहले ये एनायोनिक था, अब ये कैटायोनिक है। बात समझ में आ रही है? लाइव में आ रही है बच्चों को? हाँ, आनी चाहिए। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालें? अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, ऐसे आइसोमरिज्म में नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर बाय 2। फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका? 4। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। अब ये मोनोडेंटेट है, 1 हो गया, 4 है तो क्या हो गया? 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। तो जैसे इस वाले का अगर मुझे एग्जांपल निकालना हो, तो इसका अगर मुझे नंबर ऑफ आइसोमर निकालना हो, मैं लिखूंगा 4/2। आंसर क्या आएगा? 2। बात समझ में आ गई? नोट करिए। हो गया? अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है मेटल वेरिएबल हो और लिगेंड सेम हो तो आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? नहीं। क्या ही मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे। तो ये हो सकता है
कि अगर मेटल वेरिएबल हो और लीगेंड जो है, लीगेंड तो वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। एक बार मेटल सेम हो सकता है, मेटल वेरिएबल हो सकता है, लेकिन लीगेंड तो वेरिएबल ही रहेगा। तो केस 2 लिख लो। थोड़ा सा ठीक है, लिखिए केस 2। लिखिए इफ मेटल इज, पहले सेम था ना, is different, if metal is different and both metal and ligand can interchange, and both metal and ligand can interchange। अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ आपको। अब फॉर्मूला लीजिए पहले, नंबर ऑफ आइसोमर्स। कौन से आइसोमर की बात हो रही है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं लाइक Zn NH3 का होल 4 और CuCl4। तो आपको पता है क्या कॉपर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? 2। तो +2, अच्छा ये 4 माइनस है, कितना माइनस है? 4 माइनस है ना, तो जाहिर सी बात है नेट तो 0 नहीं हुआ ना, तो नेट पे इसके ऊपर 2 माइनस आएगा ना। हाँ। तो इसका मतलब ये 2 प्लस है, 2 प्लस, और ये 2 प्लस किसके ऊपर जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। हाँ। तो Zn +2 हो गया है, आ गया निकालना। हाँ। कर लेंगे कि नहीं कर पाए? कौन नहीं कर पाया? किसको समझ नहीं आया? कॉपर का ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 फिक्स है, सबको आता है कि नहीं? तो अच्छा ही बताओ, CuCl4 और ये है, और यहाँ पर ऐसे दिया है और ये दिया है इक्वल टू 0 ही तो होगा। अरे एनायन कैटायन मिलके 0 नेट 0 होता है ना कोई भी कॉम्प्लेक्स। अब इसको पानी में डालते तो इतने में टूटा। अब ये इसके अंदर देखोगे तो Cu ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, तो आपको पता है भैया +2 मैक्सिमम, +4 इंटू क्लोरीन के ऊपर कितना? -1 इज इक्वल टू कितना? तो +2 -4 इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू -2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब इसके ऊपर -2 चार्ज डेवलप होगा। तो ये डब्बा किसी +2 वाले के साथ ही तो लगा हुआ, तभी तो ये 0 आएगा। अब दिस डब्बा इज +2, अब इस डब्बे में है क्या? तो कहेंगे अमोनिया जो कि 4 है, 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है, तो बचा तो जिंक ही है ना। ये +2 चार्ज किसके ऊपर होगा? तो जिंक का +2 आ गया। अगर मुझे इसका आईपीसी लिखना होगा तो मैं लिखूंगा टेट्रा एमीन जिंक, क्या लिखूंगा? और क्या लिखूंगा? 2। इसके बाद लिखूंगा इसके बारे में टेट्रा क्लोराइडो, और यहाँ पर क्यूपरेट लिखूंगा क्योंकि एनायन है, क्यूपरेट, और लिखूंगा 2। कोई दिक्कत? लाइव में सबको समझ में आया? शिवांश आ रहा है बेटा? हाँ, शिवांश आया? आसान है, चलो आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। अच्छा, ये कितने तरीके का आइसोमर बना सकता है? अरे यार देखो, एक बार जिंक को कॉपर की जगह डाल दो और कॉपर को जिंक की तरह डाल दो, 2 हो गए। तीसरा क्या होगा? जिंक को जिंक की जगह ही रहने दो, क्लोरीन को यहाँ ला करके रख दो। अब कहेंगे इसके पहले भी तो वही हुआ। अरे गधो, उसके पहले एनायन बना था, अब कैटायन बनेगा। हाँ, और उसके बाद इसको वहां रख दो। मैप क्लास छोड़ दी मैंने, अभी जस्ट लेफ्ट किया, उसको बता दे दोबारा से रीज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिए। तो
ये वाला फार्मूला क्या था, तो इसमें कितना को इसका कितना आएगा, अच्छा बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो नंबर ऑफ आइसोमर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। हो गया, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, लाइव वाले बच्चे सॉल्व करें, लाइक वो बताएंगे मुझे CuNH3 का होल 6 3 प्लस, मतलब मैंने आपको बता दिया क्रोमियम +3 में आता है ना, क्रोमियम Cn का होल 6 3 माइनस, मैंने आपको समझा दिया समझिए। अब आप मुझे बता इसका कोऑर्डिनेशन और नंबर ऑफ आइसोमर ही बता दीजिए बस, कितना, 6 सिंपल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और 6 है, 6 × 1 = 6। आ गया, सबको आ गया। चलिए हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different orientation of ligand, but different orientation of ligands in स्पेस, और स्पेस का डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन। चलिए सबसे पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक एक करके जो लिखेंगे उसी को पढ़ डालेंगे। सबसे पहले लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो कई सारी कंडीशंस हैं, कई सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, जरा मुझे टाइम बताएं। बहुत टाइम है, आई थिंक बहुत टाइम है, 45। अब देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। किससे शुरुआत करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। ठंड लग रही है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब मेरी बात समझिए, जब भी बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की, देखो इधर देखो बेटा, तो इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, 2। कितने बने होंगे, 2। अब चाहे बाइडेंटेट लिगेंड हो, एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना, एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बने, एथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। इकरा बेटा क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है? कहीं पे भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बारी पूछ लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, मतलब एक ऐसा लिगेंड जो एक ही लिगेंड 2 बॉन्ड बना सके, एक तो ये बात। दूसरी बात, 2 लिगेंड, एक लिगेंड एक बनाए तो 2 लिगेंड, तो कैसे लिगेंड की बात होगी, मोनोडेंटेट लिगेंड। किसकी बात होगी, तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आने का सिर्फ ये मतलब है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 2। अच्छा 2 बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन लेवल पे देखोगे तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन, sp, एक s और एक p। नहीं समझ आया? अब जैसे किसी को नहीं आया sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या sp2 sp3 dsp2 क्या होता है, आया कि नहीं आया? आ गया? किसको नहीं आया जल्दी देखिए, शर्माइए नहीं, कभी भी आप शर्माएंगे तो सीख नहीं पाएंगे।
हालांकि कल की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा मैं, अगर पढ़ना होगा तो उसे पढ़ लीजिएगा सारे तरीके से, रेगुलर इरेगुलर दोनों तरीके का, जैसे sp2 sp3 sp3d और dsp2 dsp3, हाँ d2 sp3, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए इधर, अब देखिए हाइब्रिडेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसका एग्जांपल लूं कि आपको हाइब्रिडेशन समझ में आ जाए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ CCl4 की, या एक ले रहा हूँ CO2 की। किसका ले रहा हूँ? ये वाला sp सिखाने के लिए सिखा दे रहा हूँ। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो क्या हो गया 2,4। अगर आप देखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p2, राइट। अब इधर देखिए कार्बन, अच्छा चलो पहले CCl4 का सिखाता हूँ क्योंकि समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। मैं पहले इसको सिखा देता हूँ, CCl4। और क्लोरीन का अगर आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं तो 17, 2,8,7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। दिस इज 3s2 एंड दिस इज p। और p में कितने? 1 2 3 4 5। अरे 17 करना है ना। थर्ड सेल में 5 और 2 7 हुए ना। सेकंड सेल में 6 और 2 8 हुए ना। ये देखो ना, कॉमा का मतलब शेल चेंज हो रही है। और यहाँ पर देखो कि ये 2p2 2s2 है ना। इसको दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से होगा 2s2 और 2p2। अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है। कैसा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। तो ये वाला क्योंकि ये ऑर्बिटल वैकेंट है, तो हिंट्स आप कहते थे या तो एग्जैक्टली फुलफिल्ड हो या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो। ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है, ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, या तो वैकेंट है। तो इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होगा ये एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये था और क्योंकि ये वाला उठ के आया है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जितने भी ऑर्बिटल थे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गए, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए। क्या हो गए? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। अब बात आती है, लेकिन अगर मुझे इनको स्टेबल कर रहा हूं, क्या अभी भी ये रिएक्टिव है? क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो ना, इनके बाहर के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। होने कितने चाहिए? 8। तो क्लोरीन के बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे सर ये देखिए, इधर देखिए 7। कितने हैं? होने कितने चाहिए? 8। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ठीक है, और इसको कितने की जरूरत है? 4। कितने की जरूरत है इसको? 4। एक मिनट कोऑपरेट कीजिए आप लोग। एक सेकेंड सर। बात समझिए। अब इसको 4 की जरूरत है, तो ये इसको कितने क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 4 क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, और हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन ने कहा आओ यार शेयर कर लेते हैं। कलर दूसरा कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, हरा कलर। हाँ, सावन चल रहा है। क्लोरीन दिख रहा है? नहीं, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। अब ये ऑर्बिटल प्योर है कि इम्प्योर हो गया? अरे इसके पास दोनों अपने ही इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको प्योर कहते हैं? अब ये हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? हाइब्रिड। कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड है? 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड है। इसके पहले वाले सब एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये क्या हो गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि अब इसमें ये एक मॉलिक्यूल बन गया। पहले सिर्फ एक एटम के ऑर्बिटल थे, अब यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड है कि क्या है? हाइब्रिड। अच्छा, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल। अरे क्लोरीन ये क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड।
एक बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। सिंगल कितने? 4। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 4। तो कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, कार्बन के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर बना रहा हो? नहीं। मैंने छोड़ दिया क्लास। sp3 sp3 दिख गया? यस सर। क्या करें? मैम क्लास चल, आप लोग डरा देते हैं कभी कभी। अब और एक ऑक्सीजन 8, कितने? 8, डरिए नहीं। हाँ 2,6 क्लास चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। 2p4 होगा ना ये? यस। 3 और 1 4। हाँ। इसको कितने की कमी है? 2 2 की कमी है। कितने की कमी है? 2 और अगर ये किसी भी स्पेसीज के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 तो जाहिर सी बात है, 2 चीज के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इज सिग्मा, बचे हुए सारे पाई, तो दूसरा बॉन्ड पाई। अच्छा, क्या इस फॉर्मूले में पाई बॉन्ड की कहीं जिक्र है? नहीं। नहीं। इसका मतलब वो जो पाई बॉन्ड है उससे कोई मतलब, उसका हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं है। बॉन्ड जरूर बना। अब देखो CO2 की बात कर रहे हैं, वही CO2, चलो यही बनाए क्या? कार्बन। आप लोग इतने तेज हैं, ये तो मैं अपनी संतुष्टि के लिए लिख देता हूं, है ना? अरे हाँ या ना? देखिए, ये बड़े लोगों की क्वालिटी होती है कि अपनी तारीफ को नहीं सुनना चाहते। अरे आप कितने अच्छे, अरे कैसी बात कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग बोलते हैं कि आप बहुत, अरे कैसी बात कर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो वही बात हो गई, ये आप लोग, ये बड़प्पन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लोरीन। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन, इसने अपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तो एक से तो एक ही बनाएगा, और ये दूसरा, चलो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये पाई है, मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूँ। तो कार्बन, ऐसे कितने कितने ऑक्सीजन की जरूरत है कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए? 2 4 किसे? एक तो खुद ही 2 दे रहा है, तो कितने? 2। हाँ अब्दुल सर, बस छोड़ रहा हूँ बच्चों को, ठीक है? ये सिग्मा, ये हाँ लैपटॉप के साथ छोड़ रहा हूँ, ये पाई, ठीक है। पाई को काउंट करोगे क्या? नहीं। तो 2 सिग्मा, कितने सिग्मा? और क्या कार्बन का कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं। तो 0 लोन पेयर। जरा बताएं हाइब्रिडेशन क्या हो गया? S और P, क्योंकि एक बॉन्ड S में बना और एक बॉन्ड P में बना, एक S में बना एक P। इसीलिए अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर, क्यों इसका हाइब्रिडेशन sp3 हुआ? क्योंकि एक S और 3 P में। अब इसीलिए DsP2 कहाँ से आता है? मतलब पहला बॉन्ड D में बनेगा, बाकी के 3 sp में। वो सिखाएंगे, वो आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, सिखाऊंगा। जब मैं अभी आपको सिखाऊंगा स्कैंडियम वाला, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी होकर बता दोगे, आग लगा दोगे, इतने तेज हो जाओगे। मतलब एग्जामिनर जब पेपर दे देगा, आप लोग ये बोलोगे कि यार थोड़ा टफ पेपर लाओ, ये तो मैं लगाऊंगा ही नहीं। ठीक है, चलिए समझ आया? ठीक है, अगली बार देंगे। हाँ चलिए लिख लीजिए, हाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे लिख लो बेटा, ये तो लिख लो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। क्यों होगी? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है, ऐसे लिख लो, मेटल, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड 1 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय लिगेंड 2। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर एक ही प्लेन में सब हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है, तो इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी क्या? नहीं ना, इसकी 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रहा है क्या? एक ही प्लेन में है ना, 2D में है ये तो क्या हो गया? लीनियर। और जबकि ये तो एक ही प्लेन में है, तो 2 प्लेन भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया GI एंड OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि होने के लिए क्या चाहिए, 3 डायमेंशन स्पेस है ही नहीं। GI&OI इज नॉट पॉसिबल। चलिए अगला देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दो तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है। एक हो सकती है sp3, जब ज्योमेट्री जैसे CCl4 का एग्जांपल लिया था तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया था तुम्हारा टेट्राहेड्रल। क्या हो गया था, टेट्राहेड्रल। क्या है ज्योमेट्री, क्या हो गई थी, टेट्राहेड्रल। अब बॉन्ड एंगल, जैसे वो माइक कैमरा स्टैंड था, कैमरा स्टैंड में बॉन्ड एंगल कितने का था, तो 109 डिग्री 28 मिनट। ये मैंने नहीं किया, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसे कितने कहेंगे सर, 6, कितने 6। तो लिखिए, तो ये समझिए, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, कैसे होगा, आता है कि नहीं आए, देख लो जल्दी से। एक बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड एंगल, तीन बॉन्ड एंगल, तो हो गया 4, 5 और 6। 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, कितने 6, राइट। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस तो है, लेकिन यहाँ इस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यही स्टार बना के लिखना, बट GI इज नॉट पॉसिबल। GI इज नॉट पॉसिबल। OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली, ठीक है। OI इज पॉसिबल ओनली, तो नॉट पॉसिबल क्या, GI और OI पॉसिबल, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन कब ओनली इन MABCD कंडीशन। मतलब आप समझिए, अब मेरी बात समझिए, MABCD का मतलब क्या होता है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैम क्लास छूट चुकी है। MABCD कंडीशन का मतलब ये होता है, अरे मैम 38 हो रहा है, ये 45 के लिए बोले हैं लोग, बाहर भी जाना, अरे चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हाँ इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा था। MABCD का क्या मतलब होता है, अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिपेंड होती है कायरलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है, कायरलिटी का मतलब कायरल कार्बन या कायरलिटी का मतलब क्या है कि ऐसी कोई स्पेसीज, ऐसा कोई सेंट्रल मेटल जिससे लगी हुई चारों चीज डिफरेंट हो, क्या हो, तो सेंट्रल मेटल से क्या लगा होता है, कायरलिटी का मतलब क्या हुआ, कायरल। जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल स्पेसीज का कायरल होना जरूरी है, कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है। अब समझो ये है आपका कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, इससे लगी हुई चारों चीज, जैसे अगर ये लिगेंड हुआ, चारों चीज लिगेंड, अगर मान लीजिए यहाँ नाइट्रो लगा तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ लगा ब्रोमीन तो यहाँ लगा आयोडीन, ऐसा। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा और यहाँ भी क्लोरीन हो गया तो वो जो है ए कायरल हो जाएगा। ए कायरल का मतलब क्या हुआ, लगी हुई चारों चीज वेरिएबल हो, सेंट्रल मेटल से लगी हुई चारों चीज वेरिएबल हो, ऐसा कंपाउंड इज कॉल्ड एज कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड जिसमें होगा वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट। इसीलिए मैं यहाँ पर MABCD कंडीशन लिखा हूं। बात समझ में आ गई, ठीक है। MABCD, अब कंडीशन लिखो। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे सुंदर सा लिख देता हूँ, MABCD टाइप कायरल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको ऐसे ही सिखा दे रहा हूं कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी हाइब्रिडेशन जनरली sp3 होती है, जैसे कि सॉरी जिंक, कैडमियम, मरकरी, सॉरी। अब मेरी बात समझिए, अब मुझसे बच्चे ये लड़ाई कर लेते हैं
अवंत Zn+2 है, +2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे? मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, लिख लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है CO+4 तो sp3 नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का कोऑर्डिनेशन नंबर से, हाइब्रिडाइजेशन का लिखो, हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट से, हाइब्रिडाइजेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होता था कभी कभी। मैं सिर्फ तो Zn+2, मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो sp होना चाहिए। यहीं से इतना अच्छा टॉपिक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो मैं सिखाऊंगा। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, SFL और WFL। मतलब आपको मैं बताऊं कि ये चैप्टर में इतना इतना मजा है। इसके बाद जब आप CFSE पढ़ेंगे, लोन पेयर पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, और क्या नाम है, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे, सब यही सिखा दूंगा। और गारंटी ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। हाँ, चेहरे में खुशी होनी चाहिए उस टॉपिक पे। जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो चेहरे पे अपने आप खुशी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।